अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 501 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो फ़ाइल्स हैं वो ये वकार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो इनका थैंक्स कि ये हमें फ़ाइल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्रिपरेशन कर सकें। उसके बाद अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। हम हर क्वेश्चन को लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो जितना भी सिलेबस होता है हमारा वो सारा एक ही वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 या 3 पार्ट में उससे कवर करते हैं। तो बाकी पार्ट्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन मल्टीपल इंटरप्ट लाइंस अप्रोच अ नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइंस आर प्रोवाइडेड बिटवीन द डैश मॉड्यूल्स। कहता है कि मल्टीपल इंटरप्ट लाइन अप्रोच जो है जिसके अंदर हम यानी कि एक से ज़्यादा इंटरप्ट लाइंस ऐड करते हैं, वो किन 2 चीज़ों के दरमियान ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड इंटरप्ट है ये क्या चीज़ है। देखिए, इंटरप्ट क्या होता है कि एक प्रोग्राम जब अपने नॉर्मल फ्लो में चल रहा होता है तो इंटरप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो CPU का या आपके प्रोसेसर का जो ध्यान है वो अपनी तरफ कर लेती है। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, हम दरमियान में चाहते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को रोक के हम कोई और काम करें, तो उसके लिए हम इंटरप्ट भेजते हैं। तो एक इंटरप्ट लाइन जो है उसके ज़रिए मोस्टली एक ही इंटरप्ट भेजा जाता है। तो कहते हैं कि एक से ज़्यादा इंटरप्ट लाइंस किन 2 चीज़ों के दरमियान हो सकती हैं। तो जो देखिए हमारा प्रोसेसर है यानी कि CPU काम कर रहा होता है और मोस्टली इंटरप्ट जो हैं वो IO डिवाइसेस यानी कि जो हमारी कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह होते हैं, इनके ज़रिए हम इंटरप्ट भेजते हैं। ठीक है, तो हम CPU और IO डिवाइसेस जो होती हैं इनके दरमियान नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइंस ऐड कर सकते होते हैं ताकि एक से ज़्यादा इंटरप्ट जो है वो भेजे जा सके। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है विच इज़ CPU एंड IO। अगर हम बाकी अगर ऑप्शंस को देखें तो देखें एक्सटर्नल एंड इंटरनल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो कहता है CPU एंड मेमोरी। CPU एंड मेमोरी में इंटरप्ट का क्या काम। देखिए, मैं ना तो मेमोरी इंटरप्शन कर ही नहीं सकती और CPU तो वो चीज़ है ना जिसे हमने इंटरप्ट देना है, तो इन दोनों के दरमियान इंटरप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह मेमोरी और IO में भी इंटरप्शन नहीं हो सकती क्योंकि IO ने इंटरप्शन देनी है और इंटरप्ट होना CPU ने है, तो मेमोरी तो इंटरप्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो CPU एंड IO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फाल्कन A असेंबलर एंड सिमुलेटर फाल्सिम वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय यूजिंग द डैश डायरेक्टिव। कहता है कि फाल्कन A असेंबलर और हमारे पास सिमुलेटर उसका जो है फाल्सिम, उनके अंदर जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम .eq यूज़ करते हैं। इसका कोई यूँ समझ ले कि एग्जैक्ट कोई नॉलेज या वो आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये आपको एक लैंग्वेज में स्पेसिफिक चीज़ें दे दी जाती हैं कि आपने वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके बाद ये पुट करना है। इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं आपके 272 पेज पे, वहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, वो सारी हम क्लियर कर लेंगे ताकि जो है साथ में उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें आ जाएँ आप उन्हें कवर कर सकें। ये देखें, ये वो कहता है कि जब हम एक फाल्सिम को सोर्स फाइल जो देते हैं, सोर्स फाइल आप जानते हैं यानी कि ऐसी फाइल जिसे हम एज ए इनपुट दे रहे होते हैं, तो कहता है वो जो फाइल होगी उस फाइल का आप जो भी नाम लिखेंगे, ठीक है, उस नाम के बाद आप .smfa ज़रूर लिखेंगे। ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद आप उस फाइल के अंदर जितने भी कमेंट्स लिखेंगे उनके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट उनके क्लियर कर देती हूँ।
नेक्स्ट वो कहता है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम डॉट EQU यूज़ करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, आपके नोट्स में। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि एड्रेस जो होता है, डाटा और डाटा एंड पॉइंटर एरिया मेमोरी के अंदर जो होते हैं, उनके एड्रेस के लिए हम .dw और .sw डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लेबल्स यूज़ करते हैं, उस फाइल के अंदर जितने भी लेबल्स होंगे उस लेबल के बाद जो है हम कॉलन लगाएंगे, यानी कि जिस भी स्टेटमेंट के एंड पे कॉलन लगा होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक लेबल है, ठीक है। उसके बाद .org0 डायरेक्टिव जो है ये प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन के साथ हम ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसकी फर्स्ट लाइन जो होगी उसके साथ आप .org0 यूज़ करेंगे। इसी तरह इसके बाद हमारे पास ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने आपकी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को स्टोर करना है तो उसके लिए आप .sw यूज़ करेंगे। फिर आपकी लास्ट लाइन है सोर्स फाइल के अंदर तो उसके लिए आप .end डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, जो बताएगा कि यहाँ पे आपकी जो है फ़ाइल ख़त्म हो गई है। और ये जो .equ है इसे हमने ऊपर देखा कि .equ जो है ये वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका एक और यूजेज भी होता है और वो ये होता है कि ये कहीं भी जो सोर्स फाइल होती है उसमें वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि .equ वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये कुछ थी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द डैश इज़ नीडेड टू कंट्रोल द टोटल एक्टिविटी एंड टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। कहता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है उसके अंदर अ डैश इज़ नीडेड टू कंट्रोल द टोटल एक्टिविटी। किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो जितनी भी टोटल एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल कर सके सिंक्रोनियस वे में, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है ये हम जैसे मेमोरी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सेस कर सकते होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मेमोरी का एड्रेस देंगे या हम किसी रजिस्टर के थ्रू से एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर हम बगैर किसी चीज़ के डायरेक्ट ही मेमोरी को एक्सेस कर लें तो उसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहा जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है हम वो नोट से देख लेते हैं। 25 पे आपकी एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ अगर हम आएँ तो ये देखें, जब हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रांसफ़र रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपना जो भी डाटा है वो बस को देंगे, ठीक है, वो बस जो है ट्राई स्टेट बफर उसे बस पे डालेगा, फिर बस आगे लेके जाएगी, फिर वहाँ से ट्राई स्टेट बफर बस से उठाएगा और उसे मेमोरी में डालेगा, और इस तरह से बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे तो वो सारे स्टेप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारा डायरेक्ट जो राब्ता है वो मेमोरी के साथ हो जाएगा, जिससे हमारी ट्रांसफ़र जो डाटा की है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कब यूज़फुल होता है डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना, जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करना हो। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क में बहुत सारा डाटा और आप चाहते हैं कि ये सारे का सारा प्रिंट हो जाए, तो आप प्रिंटर को डायरेक्ट हार्ड डिस्क से जो है वो कनेक्ट कर देंगे कि यानी कि प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क की मेमोरी को एक्सेस कर सकेगा। अब तो कहता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, जब हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं DMA कंट्रोलर, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ओके, हो गया। ये क्या करता है कि
ये अपने आप में एक CPU यानी कि किसी स्मॉल CPU समझ लें, ये खुद एक CPU का काम करता है और जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है और उस सारे डाटा को सिंक्रोनियस वे में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास DMA की डिटेल थी। तो DMA का आपको पता चल ही गया होगा कि DMA कंट्रोलर ही होता है जो हमें चाहिए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए, ताकि सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश अलाउ पेरिफेरल डिवाइसेस टू रीड फ्रॉम एंड और राइट टू मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन बाय द CPU। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड वगैरह, वो आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं बगैर CPU की इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है जिसे हमने अभी डिस्कस किया है। इसके लिए हमें प्रोसेसर को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी कि प्रिंटर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेगा, उससे बार बार CPU से रिक्वेस्ट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपोनेंट कनेक्टेड टू सिस्टम बस एंड हैविंग कंट्रोल ऑफ इट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर बस साइकिल इज कॉल्ड डैश। कहता है कि एक कंपोनेंट जो है उसे बस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है और वो जो है और फिर वो जो पर्टिकुलर बस साइकिल होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें मास्टर कंपोनेंट होता है और स्लेव कंपोनेंट भी होता है। मास्टर कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो बस को कंट्रोल कर रहा होता है और स्लेव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो मास्टर के कहने पे अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि मास्टर जो है वो ऑर्डर करेगा और स्लेव जो है वो उसे उसके मुताबिक जो है वो काम करेगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है मास्टर कंपोनेंट। मास्टर कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, ऐसा कंपोनेंट जिसे हम बस से कनेक्ट कर देते हैं और वो बस साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कंप्यूटर खुद होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आपके जो बस साइकिल होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद स्लेव कंपोनेंट आ जाता है। स्लेव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको अब मास्टर कंपोनेंट कम्युनिकेट करेगा, उसे ऑर्डर देगा और वो उसके मुताबिक काम करेगा। तो ये हमारे पास CPU होता है। ठीक है, CPU को जो कमांड दी जाती है वो उसके मुताबिक जो है वो अपना काम करता है। ये मैं आपको एग्जांपल्स खुद से दे रही हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली समझ आ सके कि हम किस चीज़ की बात करें। स्लेव की तो खैर उन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मास्टर, यानी कि एक मास्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ आपके पास हो कि आप मास्टर बन सकते हैं। तो जाहिर है अगर कोई जो है वो बस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है तो जो है वो बन सकता है मास्टर। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि प्लेस एड्रेस ऑन द एड्रेस बस, जो एड्रेस बस पर एड्रेस को प्लेस कर सके, और डायरेक्ट द बस एक्टिविटी, और बस की एक्टिविटी को डायरेक्शन दे सके कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब है क्वालिफाइड कंपोनेंट्स। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है कि वो मास्टर कंपोनेंट बन सकते हैं। तो इसमें हमारे प्रोसेसर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोसेसर जो होते हैं जो बस को कंट्रोल करते हैं वो हमारे बन सकते हैं। और उसके अलावा DMA कंट्रोलर्स जो हैं, DMA कंट्रोलर के बारे में हमने अभी रिसेंटली बात की थी कि जिसे हमने कहा था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल करता है, जो हमने कहा था कि वो खुद एक स्मॉल CPU की तरह होता है। तो उसके पास भी ये अथॉरिटी होती है कि वो बस को कंट्रोल कर सके, इसलिए वो भी मास्टर कंपोनेंट बन सकता है। और लास्ट में हमारे पास डेफिनेशन है साइकिल स्टीलिंग की। इसमें क्या होता है कि बाजू का जो है वो आपकी जो मास्टर कंपोनेंट है उसे कुछ स्टे चाहिए होता है, उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपने काम के लिए। तो उसके लिए फिर हम साइकिल स्टीलिंग यूज़ करते हैं। साइकिल स्टीलिंग क्या करता है कि ये कुछ देर के लिए जो है सिस्टम का कंट्रोल जो है वो खुद ले लेता है।
ठीक हो गया। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन से इससे रिलेटेड, मैंने कहा ये भी आपको मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। तो यहाँ क्योंकि उसने पूछा हुआ था कि बस को जो कंट्रोल करता है, हैवी कंट्रोल ऑफ इट, ठीक है, बस पर जिसका कंट्रोल होता है तो वो हमारा मास्टर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्ड डिस्क सेक्टर हैज़ द डैश पार्ट। हार्ड डिस्क सेक्टर जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? हार्ड डिस्क सेक्टर के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, हेडर, डाटा सेक्शन एंड ट्रेलर। लेकिन इसे भी हम डिटेल से नोट से ही देख लेते हैं। यहाँ देखें तो हार्ड डिस्क के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। हमारे पास बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसको कनेक्ट कर रही होती हैं हमारे आईओ के साथ, ठीक है ना, यानी कि हम आउट वर्ल्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्शन जो दे रहे होते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है ये एक बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। अब एक जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड आपका नाम तो पता ही होगा, कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ होती है मेमोरी वगैरह हमारी, तो उसके लिए वो कहता है कि जो एक हार्ड है वो बहुत सारे प्लेटर्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि एक हार्ड के आप कुछ हिस्से कर दें और हर हिस्सा जो है उसे एक प्लेटर कहेंगे। अब जो हर प्लेटर है उससे भी आगे सब डिवाइड किया होता है जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर आगे हर ट्रैक भी सब डिवाइड होता है जिसको सेक्टर कहा जाता है। तो ये डिवीजन आपने याद रखनी है। क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है ये इसको सबसे पहले प्लेटर्स में डिवाइड किया जाता है, फिर हर प्लेटर को ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर ट्रैक जो है वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है। अब जो हमारे पास हर सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हो गए हैं ना, आपने देखा इतनी सारी डिवीजन हो गई हैं। तो हर सेक्टर को जब हमने ढूंढना है तो उसके लिए कोई एड्रेस होना चाहिए ताकि डायरेक्ट हम उस सेक्टर को ढूंढ लें। तो उस सेक्टर को ढूंढने के लिए उससे कोई एड्रेस देना होता है और उस एड्रेस के लिए हर सेक्टर के अंदर 10 बाइट जगह रखी होती है जिसके अंदर उसके एड्रेस को सेव किया जाता है, जिससे हम जो है वो ढूंढ सकते होते हैं कि ये कौन से सेक्टर में हमने जाना है। डायरेक्ट उसका एड्रेस दिया और उसी सेक्टर पे पहुंच गए। तो वो हिस्सा 10 बाइट्स जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करते हैं उसे हेडर कहा जाता है सेक्टर का, ठीक है। और सेक्टर के जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं। एक हेडर होता है जिसकी हमने बात कर ली कि उसके अंदर उसका वो एड्रेस होता है जिस पे हमने पहुंचना है सेक्टर में। तो उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा होता है डाटा सेक्शन, यानी कि इसे यूज़ तो हमने अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करना है। तो दूसरा पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। और थर्ड वन होता है ट्रेलर, यानी कि यूँ समझ लें कि ये एक एंडिंग का हिस्सा होता है जो बता रहा होता है कि आपकी यहाँ सेक्टर ख़त्म हो गया। इसकी कुछ स्टैटिक और डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्लेटर्स एंड नंबर ऑफ ट्रैक्स, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जितने नंबर ऑफ प्लेटर्स और जितने ट्रैक्स हैं, अगर आप को पता है कि हमारी हार्ड डिस्क में कितने प्लेटर्स और कितने ट्रैक्स हैं, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है। इसी तरह वो कहता है कि ट्रेंड टू यूज़ मोर नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर आउटर ट्रैक। अगर आपके जो हार्ड डिस्क है उसमें ट्रैक्स जो बने होते हैं उसमें जो आउटर ट्रैक्स है उनके ज़्यादा सेक्टर बनाए जाएं और इनर के कम बनाए जाएं। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि देखें जो भी एक डिस्क होगी गोल में, उसके अंदर वाला जो सर्कमफेरेंस है वो कम होगा और बाहर वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो कहा जाता है कि बाहर जो है वो ज़्यादा सेक्टर्स बनाएं और अंदर क्योंकि सर्कमफेरेंस कम होता है तो अंदर जो है वो कम सेक्टर बनाए जाएं। यही चीज़ है कि इसको अगर आप यूज़ करेंगे, ये एक ट्रिक होती है, इससे हम हार्ड को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसकी सारी स्पेस जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कुछ जो है वो डायनामिक प्रॉपर्टीज़ है। डायनामिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपके पास लिखी हुई हैं। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। देखें, जब हमने एक पर्टिकुलर सेक्टर का एड्रेस दिया, हमने कहा कि ठीक है वो जो है इस सेक्टर की तरफ चले जाओ, तो वो जो एक पॉइंटर हमारे पास होता है, हेड जो होता है उसका जो हेड होता है आपकी
वो उसकी तरफ मूव करने लग जाता है। यानी कि एक पॉइंटर होता है ना, जिस सेक्टर पे हमने जाना है वहाँ पे हम पॉइंटर लगाएंगे तो वो वाली जगह एक्सेस कर ली जाएगी। तो वो हिस्सा जो है वो उस पॉइंटर की तरफ मूव करने लग जाता है, हेडर जो है, ठीक है। कहते हैं लोकेशन ऑफ द डिस्क, द हेड मूव्स टुवर्ड द सिलेक्टेड ट्रैक, और इस प्रोसेस को हम सीक कहते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपका जो सेक्टर है जिसको आपने एक्सेस किया था वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो उसको रोटेशनल डिले कहा जाता है। रोटेशनल डिले लेटेंसी जो है वो आपकी हाफ रेवोल्यूशन होती है, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन में आपको जो है वो आपकी रोटेशनल लेटेंसी जो है वो मिल जाती है। अब मोस्टली तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कितनी देर में आपका सेक्टर मिल जाता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी दूर है जहाँ पे आप खड़े हुए थे और आपने जिस सेक्टर को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की है वो आपसे कितनी दूर है, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद सीक टाइम जो है वो आपका डिपेंड करता है, यही चीज़ देखी हुई है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ हेड एंड पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर की, जहाँ पे आप खड़े हैं और जिसको आपने एक्सेस करना है उनकी वो आपस में कितनी दूर हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो है वो सीक टाइम कितना होगा। नेक्स्ट ये ट्रांसफ़र रेट है। मोस्टली ट्रांसफ़र रेट जो है डाटा से आईओ मॉड्यूल्स के दरमियान वो 30 to 60 मेगाबाइट पर सेकंड होता है। ओवरहेड टाइम लिखा हुआ है, सीपीयू जो है सीपीयू टू रीड डाटा, सीपीयू से जब हम डाटा को रीड करते हैं वी हैव टू फेस अ क्यूइंग डिले। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ उसने यही पूछा था कि हार्ड डिस्क के सेक्टर कितने होते हैं, तो वो हमने देख लिया कि हार्ड डिस्क के अंदर जो है हेडर, डाटा सेक्शन और ट्रेलर तीनों होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है CRC हैज़ डैश ओवरहेड एज कम्पेयर टू हेमिंग कोड। इसकी डिटेल देख लेते हैं, पहले हम नोट्स पे चलते हैं। यहाँ देखें एरर्स जो आपके पास आते हैं, एरर को जो है दो इशू होते हैं। जब भी कोई एरर आता है, एरर को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए दो इशू होते हैं। पहला इशू तो ये होता है कि एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाए, और दूसरा ये होता है कि आपने अगर एरर डिटेक्ट कर लिया है तो उसको आप उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 3 स्कीम्स यूज़ की जाती हैं एरर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। डिटेक्शन या करेक्शन, यानी कि एरर को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें पहली जो होती है वो पैरिटी कोड है, सेकंड जो है वो हेमिंग कोड है, एंड थर्ड वन इज़ द CRC मैकेनिज्म। पैरिटी कोड क्या होता है? पैरिटी कोड ये होता है कि आप एक एक्स्ट्रा बीट दे देते हैं आपके जितनी, मतलब अगर आपने 4 बीट्स सेंड करनी थी तो आप एक साथ में एक्स्ट्रा बीट दे देंगे जो बताएगी कि आपकी जो बीट्स आ रही हैं वो इवन होंगी या ओड होंगी। यानी कि देखें, अगर आप जो है वो बिट्स दे रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 0 1 और 1 भेजना था, ठीक है। और आपने अगर हम कहें कि 1 जो है वो इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 ओड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास हम यहाँ पे 0 लगा देंगे एंड पे, तो वो देखेगा कि ठीक है एंड वाला जो है ये पैरिटी बिट होगी, और आई थिंक शुरू में लगती है पैरिटी बिट। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो वो देखेगा कि अच्छा यहाँ 0 है, इसका मतलब जो हमारे पास ये आई है पूरा कोड, इसमें ओड नंबर ऑफ बिट्स होनी चाहिए। तो वो जब काउंट करेगा 1 2 3 4 5 ये ओड नंबर ही होंगी, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास करेक्ट कोड पहुंच गया है। लेकिन देखें, अगर कोई एक बिट करप्ट हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके पास इवन नंबर ऑफ बिट्स पहुंचेंगी, तो उसे फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये हमारा जो मैसेज है इसमें कोई यानी कि बग आ गया है। तो इस तरह ये पैरिटी कोड जो है ये हमारा जो एरर होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ही बिट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, अगर 2 बिट्स जो हैं वो क्रैक हो जाएं, 2 बिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो आप जानते हैं वो दोबारा ओड हो जाएगा और वो इसे क्रैक्ट कंसिडर कर लेगा, हालांकि हमारी जो मैसेज में चेंजिंग हो चुकी हुई है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है हेमिंग कोड। हेमिंग कोड क्या होता है?
एक ख़ास नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि हर 7 बिट्स के साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे। तो अगर हमने 14 बिट्स का जो है वो मैसेज भेजना है तो उसके साथ हम 2 एक्स्ट्रा बिट्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखने वाले को पता चल जाएगा कि ठीक है ये मतलब उसे पता होगा कि 7 के साथ एक लगनी है, तो वो चेक कर लेगा कि ठीक है ये जो आपके पास 14 बिट्स आई हैं इसके साथ 2 एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। इस तरह से इसको जो है वो चेक कर लिया जाता है हैमिंग कोड को। ये भी आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर देता है एरर से। अब अगर हम हैमिंग कोड की तरफ आए तो यहाँ डिस्टेंस यानी कि अगर आपका डी जो है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कोड वर्ड्स, अगर डी यानी कि जितनी बिट्स चेंज हुई हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कितनी बिट्स चेंज हुई हैं, यानी कि अगर आपकी 4 बिट्स चेंज हुई हैं तो इसका मतलब है 3 एरर्स हैं, ठीक है। और आप D/2 एरर्स कुड बी करेक्टेड, तो D/2 को आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर 4 था यहाँ पे तो आप 2 को करेक्ट कर सकते हैं, 3 एरर आपके पास आए हैं। यानी कि आप जानते हैं कि सारे एरर जो हैं वो फ़ौरन तो करेक्शन नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी कम होती है सारे एरर्स को करेक्ट करने की। उसके बाद हमारे पास हैमिंग कोड आ जाता है। सॉरी, हैमिंग कोड हमने देख लिया था, ठीक है, ये आपके पैरिटी कोड का था। हैमिंग कोड मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद आ जाता है CRC। CRC क्या है कि कोड वर्ड को प्राइम नंबर पर डिवाइड करके देखो, अगर तो वो प्राइम नंबर पर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो वैलिड कोड वर्ड है, और अगर नहीं होता तो वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है कि CRC हैज़ लेसर ओवरहेड एज़ कम्पेयर टू हैमिंग कोड। ये वही चीज़ है जो हमारे MCQs में भी उसने पूछी हुई है कि CRC जो है वो लेसर ओवरहेड होता है उसका हैमिंग कोड के मुकाबले में। ये देखें, जिसका मतलब है कि इट फ्यूर एक्स्ट्रा बिट्स फॉर एरर डिटेक्शन कंपेयर टू अदर मेथड्स के, ये दूसरे मेथड्स के लिहाज से जो है वो कम बिट्स देता है और एरर को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ जो हमारी स्टेटमेंट है वो मैंने एज इट इज़ भी दिखा दी है, CRC हैज़ लेसर ओवरहेड एज़ कम्पेयर टू हैमिंग कोड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर कंप्यूटेड बाय द ALU एंड स्टोर इन प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर। वो पूछ रहा है वो क्या चीज़ है जो ALU से कंप्यूट की जाती है, यानी कि ALU से यूँ समझ लें कि बनाई जाती है, कंप्यूट करना समझ सकते हैं ना, प्लस माइनस वगैरह करके और उससे हासिल किया जाता है और फिर उसे प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो वो हमारे पास कंडीशन कोड्स होते हैं। कंडीशन कोड्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम ALU के ज़रिए से कंप्यूट करते हैं और फिर इन्हें प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर में सेव कर लेते हैं। ये क्या चीज़ होती है, इसे अगर हम नोट से देखें, ये देखें, सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है उसने कौन सा एक्शन करना है ये डिसाइड करने के लिए 2 चीज़ों पर वो डिपेंड कर रहा होता है, 2 चीज़ों पर उसकी बेस होती है। पहली चीज़ होती है कंडीशन कोड। कंडीशन कोड क्या है कि ये एक तरह के फ्लैग्स होते हैं जो हम अरिथमेटिक और लॉजिक के स्टेटस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन कोड्स होते हैं, यानी कि एक तरह के फ्लैग्स। तो उसके बाद इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो कंडीशन कोड्स होते हैं इन्हें ALU के ज़रिए हम जनरेट करते हैं या कंप्यूट करते हैं और फिर हम उन्हें प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें। उसके बाद कंडीशनल ब्रांचेस होती हैं। कंडीशनल ब्रांचेस जो हैं ये आपके पास वो जंप वगैरह की होती हैं, क्या किसी कोई कंडीशन आपको दी गई है और उस कंडीशन के बाद आपने इस जगह पे अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए तो आपने जंप करना है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों पे जो है वो ब्रांच आर्किटेक्चर जो है एक मशीन का वो बेस कर रहा होता है। तो यहाँ उसने डिटेल जो है वो सिर्फ कंडीशन कोड्स की दी हुई है, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन ब्रांचेस के बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन मैंने फिर भी ज़रा सी डिटेल दे दिया। और कंडीशन कोड्स के बारे में ये आपको याद रखना है कि कंडीशन कोड्स यूज़ तो होते हैं लेकिन इन्हें कंप्यूट जो है वो हम ALU से करते हैं और फिर हम इन्हें प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर्स में स्टोर कर लेते हैं ताकि फिर हम इन्हें यूज़ कर सकें। तो यही चीज़ उससे यहाँ पूछी हुई है, तो कंट्रोल कोड्स इज़ द करेक्ट आंसर।
अगर ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि अगर आपको समझ आ रहे हैं लेक्चर्स तो मैं अपना काम कंटिन्यू रखूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँ। ओके, ये कि मेरी एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं जा रही, किसी की हेल्प हो रही है इससे, ठीक है। तो ज़रूर अपनी जो है वो कमेंट्स भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। नेक्स्ट अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो ये है हमारे पास, डैश अकर्स व्हेन द एक्सपोनेंट इज़ टू लार्ज एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द एक्सपोनेंट फील्ड। कहता है कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंट है और वो इतना बड़ा हो गया है कि आपके एक्सपोनेंट फील्ड के अंदर पूरा नहीं आ रहा, तो उससे आप क्या कहेंगे। देखिए, वो हमारे पास ओवरफ्लो होता है, ये तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओवरफ्लो होता है जब वो टू लार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है, इसको अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। नॉर्मली आप बात करेंगे कि 8 और 8 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 16 बन जाता है। लेकिन अगर हम 8 को और दोनों 8 को बाइनरी नंबर्स में ले लें तो देखें हमारे पास कितना है, ये 4 बिट बाइनरी नंबर है। तो इसका मतलब है हम जब भी कंसीडर करेंगे आंसर में भी 4 ही बिट्स को कंसीडर करेंगे। तो ये देखें, यहाँ से 0 को 0 प्लस किया 0, ये सारे 0 आ गए। 1 को 1 से प्लस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 अगला आगे आ जाएगा। तो क्योंकि हमने 4 बिट्स को कंसीडर करना है तो 4 बिट्स हमारे पास 0 बनेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ गया, लेकिन हमारे पास तो आंसर 16 आना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा जो ये एक एक्सपोनेंट फील्ड थी वो थी 4 बिट की और हमारा आंसर जो है वो 5 बिट का आ गया, 1 बिट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। तो वो लार्ज हो गया और इस वजह से वो ओवरफ्लो कर गया और हमारा आंसर जो है वो गलत हो गया। तो ये एक बस कॉन्सेप्ट था आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ओवरफ्लो जो होता है, अगर बहुत बड़ा हो जाए एक्सपोनेंट आपका तो हमारे पास ओवरफ्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल Precision binary floating point represent the size of the exponent is। कहता है कि सिंगल प्रिशन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर एक्सपोनेंट का साइज क्या होता है। देखिए, हमारे पास या तो सिंगल प्रिशन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट होता है या फिर डबल। तो मैंने दोनों का डेटा यहाँ पे लिख दिया, आप दोनों का डेटा देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिट साइन जो है वो दोनों का 1 ही होता है। बिट एक्सपोनेंट जो है वो सिंगल का 8 होता है, एक्सपोनेंट जो है, ठीक है, वो सिंगल का 8 बिट होता है और डबल का 11 बिट होता है। इसी तरह जो फ्रैक्शन है वो सिंगल में 23 बिट होती है और डबल में 52 बिट होती है। और इसी तरह जो आपका अबाइस ऑफ 127 इज़ यूज्ड एंड एक्सपोनेंट बाइस इज़ 1023। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो दोनों में यूज़ होती हैं। बिट जो साइन बिट है वो तो सेम ही होती है, एक होती है, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो इनमें डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपको वो सिंगल की जगह डबल के बारे में पूछ लेता है या आपको जो है वो साइज़ ऑफ एक्सपोनेंट की जगह साइज़ ऑफ फ्रैक्शन या जो है ये एक्सपोनेंट बाइस के बारे में कुछ पूछ लेता है तो वो आप इजीली इस डेल्टा के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो हम ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर बाकी जो है वो पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, द डैश इज एम्बिट वाइड एंड कंटेन्स मेमोरी एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एम्बिट वाइड एड्रेस। बस कहता है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो एम्बिट वाइड होती है और उसके पास मेमोरी एड्रेस जो है वो जनरेटेड होता है CPU का। देखिए, हमारे पास जो है वो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है और मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर मेमोरी का एड्रेस जो है वो जनरेट करके रखा जाता है। रजिस्टर एक्चुअल में क्या है? रजिस्टर
आप अपना ही रजिस्टर समझ लें। जैसे हमारे पास रजिस्टर होते हैं, हम उसके अंदर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर इसीलिए यूज़ होते हैं कि इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं। तो जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, ये ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर हम मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं कि हमने इस फलां मेमोरी पे जाना है, उसका हमने एड्रेस कैलकुलेट किया और इसे इस रजिस्टर में लिख देंगे, उसको हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। और मेमोरी बफर रजिस्टर ऐसे रजिस्टर्स होते हैं। बफर एक्चुअल में क्या काम कर रहा होता है, देखें अगर यहाँ पे आपका जो है वो काम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो चीज़ आई, डाटा आया और वो उसने इसको देना है, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ रजिस्टर रखे होते हैं कि वो डाटा को टेम्परेरीली यहाँ स्टोर कर देगा, ठीक है। ये डाटा आया, यहाँ पे स्टोर कर दिया, जब अब इसे चाहिए होगा तो ये इसे यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर होते हैं जो टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, इनको मेमोरी बफर रजिस्टर कहा जाता है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो हैं ये W बिट वाइड होते हैं और इनके अंदर डाटा वर्ड होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो है डाटा बस से कनेक्ट होते हैं। ये देखें ना, ये डाटा बस है ना जहाँ पे हमने डाटा देना था, लेकिन हमने क्या किया कि उससे पहले एक रजिस्टर लगा दिया। तो अब रजिस्टर जो है वो डाटा बस से कनेक्ट हो जाएगा, डाटा बस को जब डाटा चाहिए होगा वो रजिस्टर से उठा लेगी। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है कि ये M बिट वाइड होते हैं और इनके अंदर जो है मेमोरी एड्रेस जनरेट करके रखा जाता है। तो यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि जिसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस जनरेट करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होंगे। सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके पास जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर कर दीजिए कीजिए, और बाकी आप रेकमेंड किया करें। अगर आपको पसंद आते हैं तो दूसरों की भी हेल्प हो और हमारी भी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।